अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक शाम अभी अभी उतरी थी। ये कई शक्लों के साथ दाखिल होती है जिंदगी में। इसकी एक शक्ल है जब गाय वापस लौटती हैं, गोधूली वेला कहते हैं। दूसरी शक्ल है जब कक्षाएं विसर्जित होती हैं, और कक्षाएं यदि किसी मशहूर कॉलेज के कैंपस की हों तो उस विसर्जन के बाद नए सिरे से गतिविधियां शुरू होती हैं। तभी किसी लड़की ने किसी लड़के से पूछा होगा, आप कॉफ़ी पीने चलेंगे क्या? और लड़के ने अपने तई काव्यात्मक जवाब दिया होगा। तो क्या हुआ जो बाद के बरसों में उस जवाब को लेकर उसकी खूब खिल्ली उड़े। लड़का बाद के बरसों में जान गया था कि कॉफ़ी सिर्फ कॉफ़ी नहीं होती, वो कई दिलचस्प कहे से भरे किस्सों की, वाक़ियों की और शायद दास्तान की शुरुआत होती है। आप कभी कॉफ़ी शॉप गए हैं? एकदम इंग्लिश पिक्चर वाली कॉफ़ी शॉप। वहाँ सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता, भैया एक कप कॉफ़ी दे दो। आपको ढेरों वैरायटीज़ में से एक का नाम बताना होता है। इस उलझन से सहूलियत के लिए हमने कई नाम रट लिए, कैपेचिनो, एस्प्रेसो, डबल शॉट, लाते। एक और पॉपुलर वैरायटी है मोका। आपको पता है एक मोका के कप में हजारों बरसों का इतिहास घुला है। उस देश का इतिहास जिसने हम सब तक कॉफी पहुंचाई, अपने उस बंदरगाह के रास्ते जिसका नाम है मोका। और यहां कॉफी इतनी अहम थी कि देश के राजकीय चिन्ह तक में कॉफी प्लांट को दर्ज किया गया। एक जमाना था जब इस देश के जिक्र से ही रोमन्स को कॉफी की खुशबू आने लगती थी। वो इस मुल्क को कहते थे अरेबिया फेलिक्स, मतलब खुशहाल और फलता फूलता अरेबिया। लेकिन आज इस मुल्क का नाम सुनकर मटके जैसे पेट वाले कुपोषित बच्चे याद आते हैं, और याद आता है बरसों से चल रहा एक युद्ध, बम धमाके और ढेरों लाशें। अभी इस युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। एक बड़े देश ने इस युद्ध से हटने का ऐलान किया है, और इतना ही नहीं, इस युद्ध के सबसे बड़े खिलाड़ी को अब वो हथियार भी नहीं बेचेगा। क्या है ये पूरा मामला, आज विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा बुलेटिन है दुनियादारी। ये कहानी है यमन की। कहने को यमन एक देश है, लेकिन इस एक देश में पहले दो मुल्क बसा करते थे। एक हिस्सा कहलाता दक्षिणी यमन और दूसरा उत्तरी यमन। दोनों हिस्सों की कबीलाई, धार्मिक और भौगोलिक बनावट अलग अलग थी। उत्तरी यमन तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आता था और दक्षिण के भाग पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था। लेकिन इस एडजस्टमेंट में बड़ा बदलाव आया पहले वर्ल्ड वॉर में। इस वॉर में ऑटोमन एम्पायर मित्र देशों के खिलाफ लड़ा और हार गया, और इस हार के साथ ही इस साम्राज्य के खात्मे की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसी के तहत उत्तरी यमन ने भी आजादी का ऐलान कर दिया। इस उत्तरी यमन के हिस्से में शिया समुदाय की एक शाखा जईदी का बोलबाला था। उन्होंने यहां अपनी राजशाही कायम की और नाम रखा मुतवक्किल किंगडम। यह किंगडम करीब 4 दशक तक कायम रहा। फिर 1962 में सेना ने राजशाही से बगावत कर दी। जईदियों के हाथ से सत्ता निकल गई। अब सेना के अफसरों ने उत्तरी यमन में एक गणतंत्र की नींव रखी, जिसका नाम रखा यमन अरब रिपब्लिक। इस राजनीतिक बदलाव से उत्तरी यमन में फिर से घमासान छिड़ गया। राजशाही और रिपब्लिक के सपोर्टर आपस में लड़ने लगे। सिविल वॉर शुरू हो गया। इस युद्ध के भड़कने की एक बड़ी वजह कोल्ड वॉर और अरब की पॉलिटिक्स भी थी, सिर्फ घरेलू मामला नहीं था। सेना वाले धड़े को बाहर से सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ और इजिप्ट, और राजशाही के समर्थकों को अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देशों से समर्थन मिल रहा था। कोल्ड वॉर के दोनों पावर सेंटर को उत्तरी यमन में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? इसकी वजह थी भूगोल। लीबिया, इराक और सीरिया वाला मिडिल ईस्ट जोन सोवियत के प्रभाव में था। अब उसे उत्तरी यमन की जरूरत थी क्योंकि उसके पड़ोस में था सऊदी अरब। सोवियत इस रास्ते पर्शियन गल्फ देशों की पॉलिटिक्स में अपना असर बढ़ाना चाहता था, और अमेरिका और उसकी टीम वो चाहती थी कि ये ना हो। इसलिए दोनों यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका अलग अलग गुटों को उत्तरी यमन में सपोर्ट कर रहे थे। एक सवाल यहां और आता है, सऊदी अरब तो सुन्नी था, वो भला उत्तरी यमन की शिया राजशाही को क्यों सपोर्ट कर रहा था?
इसका जवाब है असुरक्षा। उत्तरी यमन में हुए तख्ता पलट को इजिप्ट ने समर्थन दिया था। इजिप्ट के शासक जमाल अब्दुल नासिर पूरे अरब को अपनी छत्रछाया में लाना चाहते थे और इसी के चलते सऊदी अरब समेत बाकी राजशाहियों को अपने लिए खतरा लग रहा था। उन्हें लगा कि जैसे इजिप्ट ने उत्तरी यमन में तख्ता पलट करवाया वैसे ही कहीं उनके यहां भी न करवा दें, इसलिए वो उत्तरी यमन की राजशाही को सपोर्ट कर रहे थे। यहां एक और दिलचस्प एंगल है। आप जानते हैं कि इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी थी। तब अरब में एंटी इजराइल ग्रुप का मुखिया था इजिप्ट। इस ग्रुप में इजिप्ट और सऊदी मिलकर इजराइल से लड़ते थे, लेकिन उत्तरी यमन में इजराइल और सऊदी की टीम एक थी। दोनों अमेरिका के साथ थे, दोनों ही राजशाही को सपोर्ट कर रहे थे। उत्तरी यमन में इजराइल और सऊदी दोनों की रणनीति का मकसद क्या था? इजिप्ट को कमजोर करना। जब तक ईरान की इस्लामिक क्रांति नहीं हुई तब तक इजराइल और सऊदी जैसे दुश्मनों को भी कॉमन इंटरेस्ट मिलते रहे। वापस लौटते हैं उत्तरी यमन के सिविल वॉर पर। इसमें बड़ा मोड़ आया 1967 के साल में। इस बरस अरब और इजराइल में हुआ 6 डे वॉर। इस जंग में अरब की जबरदस्त हार हुई और इस हार ने इजिप्ट की स्थिति भी कमजोर की। उसके और सऊदी अरब के बीच फिर उत्तरी यमन को लेकर एक समझौता हुआ। दोनों ने अपने पांव कुछ पीछे खींचे और आखिरकार 1970 में सिविल वॉर के दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम हुआ, जंग खत्म हो गई। यह तो उत्तरी यमन की कहानी हुई। इसको अभी यहीं पर छोड़ते हैं और चलते हैं दक्षिणी यमन। हमने आपको बताया था कि यह हिस्सा अंग्रेजों के अधीन था। 1967 में उन्हें भी यहां से निकलना पड़ा। इसके बाद दक्षिणी यमन में आई गणतांत्रिक व्यवस्था और नाम रखा गया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ सदर्न यमन। जैसे उत्तरी यमन में कोल्ड वॉर की उठापटक थी, वैसा ही दक्षिणी यमन में भी हुआ। अंग्रेजों के जाने के बाद सोवियत संघ यहां अपना प्रभाव बनाने में कामयाब रहा। 1970 में जब उत्तरी यमन का गृह युद्ध खत्म हुआ, उसी बरस दक्षिणी यमन ने सोवियत प्रभाव में अपना नाम बदला और नया नाम रखा मार्क्सिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। अब दोनों देशों की स्थिति आपने समझ ली 70 के दशक की शुरुआत में। अब इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 1989 पर आते हैं। इस बरस कोल्ड वॉर खत्म हो गया क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो गया, विघटन हो गया देशों का, और इसके बाद सोवियत के प्रभाव वाले इलाके भी इस ब्लॉक से अलग होने लगे। इसी कड़ी में दक्षिणी यमन का नंबर आया। इस वक्त तक अलग अलग चल रहे थे दोनों मुल्क, लेकिन जब यह प्रभाव खत्म हुआ तो उत्तरी और दक्षिणी यमन आपस में जुड़ गए, जैसे जर्मनी जुड़ा। इस नए संगठित यमन में भी लेकिन हालात नहीं सुधरे और इसकी बड़ी वजह थी पॉलिटिकल लीडरशिप। नए यमन में सुन्नी बहुसंख्यक थे, आबादी में करीब 65%। बावजूद इसके राष्ट्रपति बने इस एकीकृत यमन के अली अब्दुल्ला सालेह, वो जईदी शिया थे। जुलाई 1978 से ही उत्तरी यमन की सत्ता में थे। एकीकरण के बाद पूरे देश की सत्ता संभालने लगे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था और इससे शिया और सुन्नी दोनों नाखुश थे। भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा देश की इकॉनमी भी खराब थी। इसके अलावा पड़ोसी देश सऊदी अरब, सऊदी में सुन्नी इस्लाम की कट्टर वहाबी ब्रांच डोमिनेंट थी। इसके अलावा आबादी में वहां पर सऊदी में 10 से 15% शिया भी थे। सऊदी अरब को डर था कि अगर पड़ोसी यमन में जईदियों की मजबूत स्थिति हो गई तो जो अरब में सऊदी अरब में शिया रह रहे हैं वो भी कहीं बागी ना हो जाए। इसलिए सऊदी अरब यमन में वहाबी इस्लाम को एक्सपोर्ट करने लगा। सऊदी की इन कोशिशों से जईदियों को आपत्ति थी, वो विरोध करने लगे और इसी विरोध के तहत 90 के दशक में जईदियों ने शुरू किया हूथी मूवमेंट। यह आंदोलन सऊदी के अलावा यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की भी मुखालफत करता था, जबकि सालेह खुद भी जईदी थे। लेकिन हूथियों का कहना था सालेह भ्रष्ट हैं, देश को लूट रहे हैं, और इसी करप्शन वाले एंगल के चलते यमन के कई सुन्नी भी हूथियों का साथ देते थे। अब तक आपको पूरी कहानी का कुछ सिरा मिला होगा। अगर इन सबको एक साथ जोड़ दें तो एक बड़ा फैक्टर सामने आता है। यमन में जो भी होता था वो सिर्फ घरेलू हालात के चलते नहीं होता था, इसके पीछे विदेशी प्रभाव बड़ा फैक्टर था। इसी कड़ी में यमन के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। एक और विदेशी फैक्टर आता है 2003 में। हम जानते हैं कि इस बरस अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। अरब के एक बड़े धड़े ने इसे इस्लाम पर हमला माना। इसमें हूथी भी शामिल थे और वो कट्टरपंथ की तरफ मुड़ने लगे। इस हमले के बाद इन लोगों का रोल मॉडल बना एक शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह।
उसने इजराइल को लेबनान से निकाल के बाहर किया था। हिजबुल्लाह की सऊदी, अमेरिका और इजराइल सबसे दुश्मनी थी। हूती भी सऊदी को दुश्मन मानते थे। नतीजा यह हुआ कि हूतियों को हिजबुल्लाह से सपोर्ट मिलने लगा और इसी कनेक्शन के चलते ईरान ने भी हूतियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक नए किस्म का शिया एक्सिस बन गया और इसके बाद से ही यमन पर ईरान का ज्यादा प्रभाव होगा या सऊदी का, इसको लेकर होड़ मच गई। इस क्रम में अगली बड़ी घटना हुई अरब स्प्रिंग की। मिडिल ईस्ट के कई तानाशाह इस क्रांति के दौर में नप गए। यमन में भी सालेह का विरोध बढ़ा। सालेह सऊदी अरब के साथी थे। उन्हें उम्मीद थी कि बगावत से निपटने में सऊदी अरब उनकी मदद करेगा, लेकिन सालेह की डामाडोल स्थिति देखकर सऊदी ने भी उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। और फिर आता है फलक पर एक नया नाम, यमन के उपराष्ट्रपति का, जिनका नाम था अब्दुराबू मंसूर हादी। हादी सुन्नी थे, दक्षिणी यमन के रहने वाले थे। सऊदी ने जब सालेह पर दबाव बनाया तो सालेह को हादी को अपनी सत्ता सौंपनी पड़ी। यह सब हुआ नवंबर 2011 में। लेकिन सत्ता में हुए इस बदलाव को समूचे यमन ने स्वीकार नहीं किया, खास तौर पर शियाओं के गुट हूथी ने। उनका कहना था कि हादी भी सऊदी के वफादार हैं, उन्हीं की सरपरस्ती करेंगे, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस वजह को सामने रखकर हूतियों ने सत्ता के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। जनवरी 2015 में उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वो दक्षिणी यमन की राजधानी अदन की तरफ बढ़ने लगे। ये सारे घटनाक्रम सऊदी के लिए खतरे की घंटी थे। इसकी वजह जानने के लिए आपको मानचित्र देखना होगा। सऊदी दो तरफ समंदर से घिरा है। पश्चिम में है रेड सी, पूर्व में है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी। इस खाड़ी के एक तरफ है सऊदी और यूएई, खाड़ी की दूसरी तरफ है इनका दुश्मन ईरान। सऊदी के पूर्वी इलाकों से होने वाला कारोबार पर्शियन गल्फ के रास्ते होता है, जबकि जेद्दा रूट के सऊदी जहाज रेड सी के जरिए आवाजाही करते हैं। अगर आप नक्शा देखें तो इसी रेड सी वाली साइड में सऊदी के पास आपको यमन दिखेगा। सऊदी की दक्षिणी सीमा यमन से लगती है। रेड सी होकर सऊदी के जहाज अगर अरब सागर आना चाहें तो उन्हें एक बेहद पतले रास्ते से गुजरना पड़ेगा और समंदर का यह पतला रास्ता बाब अल मंडाब जलसंधि कहलाता है और यही रास्ता रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसी जलसंधि के पास है दक्षिणी यमन स्थित अदन बंदरगाह। अब सोचिए, अगर सऊदी का विरोधी हूती गुट यमन की सत्ता में आ जाए, समूचे यमन पर कब्जा कर ले, तो अदन पोर्ट भी उनके नियंत्रण में चला जाएगा, यानी पर्शियन गल्फ में ईरान का दबदबा हो जाएगा और रेड सी वाले रूट पर ईरान के दोस्त हूतियों का कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा होने पर सऊदी की पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचने की आशंका थी और इन्हीं सारे खतरों को जोड़कर मार्च 2015 में सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर हमला बोल दिया। जंग की शुरुआत हो चुकी थी। सऊदी गठबंधन में सऊदी के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी थे और अमेरिका इन्हें बाहर से सपोर्ट कर रहा था। सऊदी अरब को लगा कुछ ही हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जंग 6 बरस से जारी है और अब 6 साल बाद इसके खत्म होने की एक बड़ी उम्मीद दिखी है और इसकी वजह है अमेरिका। वहां जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं। 4 फरवरी को उन्होंने बतौर राष्ट्रपति अपनी विदेश नीति पर पहला भाषण दिया और इसमें उन्होंने यमन युद्ध से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि अमेरिका इस युद्ध से खुद को अलग कर रहा है। अब ना तो वो सऊदी के मिलिट्री कैंपेन में हिस्सेदारी करेगा और ना ही यमन युद्ध के लिए सऊदी को कोई हथियार बेचेगा। इस ऐलान का बैकग्राउंड क्या है? 2015 में हूती विद्रोहियों ने जब राजधानी सना पर कब्जा किया तो सऊदी एंड टीम ने यमन पर हवाई बमबारी की। तब अमेरिका में राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। वो उस समय ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की कोशिश में थे। सऊदी किसी भी कीमत पर यह डील नहीं होने देना चाहता था। जानकार कहते हैं कि ओबामा चाहते थे ईरान से भी डील हो और सऊदी को यह भरोसा भी मिल जाए कि ईरान से चल रहे उसके प्रॉक्सी वॉर में वो सऊदी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी कोशिश के तहत एक लिवरेज दिया गया और ओबामा ने यमन के भीतर सऊदी को सपोर्ट किया। लेकिन न्यूक्लियर डील लागू होने के 1 महीने के भीतर ही अमेरिका ने सऊदी के साथ करीब 10,000 करोड़ रुपए की आर्म्स डील की। ओबामा के बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो सऊदी को सपोर्ट देने में और आगे चले गए। उनके कार्यकाल में अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया सऊदी अरब। इन अमेरिकी हथियारों से बस विद्रोही नहीं मारे जाते थे, इनके सबसे ज्यादा शिकार थे सिविलियन आबादी के लोग। सऊदी के विमानों ने अस्पतालों तक को नहीं बख्शा, स्कूली बसों और जनाजों तक पर बमबारी की। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस दौरान यमन में बड़े स्तर पर युद्ध अपराध भी किए
और चूंकि ये अपराध अमेरिका की मदद से हुए, ऐसे में उसे भी इसका भागीदार माना गया। एक अनुमान है कि 2015 से अब तक यमन में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इसमें एक बड़ी संख्या भूख और बीमारी से मरने वालों की है। ये मौतें युद्ध का हासिल हैं। सऊदी ने यमन में अनाज और दवाओं की सप्लाई भी रुकवाई थी और इस ब्लॉकेट के चलते वहां लोग दाने दाने के मोहताज हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए वहां मदद पहुंचाना मुश्किल था। ऊपर से अमेरिका ने यमन को दी जा रही मानवीय सहायता भी ब्लॉक की और इन्हीं सबका मिला जुला रिजल्ट था यमन से आने वाले भूखे कुपोषित बच्चों की वो तस्वीर है। अमेरिका में कई बार इस युद्ध से हाथ खींचने की मांग उठी। एक दफा ट्रंप के एक साथी रिपब्लिकन रैंड पॉल सेनेट के भीतर एक भूखे यमनी बच्चे की तस्वीर लेकर पहुंचे भी। उन्होंने ट्रंप से कहा, यह सब आपके दिए हथियारों का नतीजा है। लेकिन ट्रंप पर इस अपील का असर नहीं हुआ। बोले कि सऊदी को हथियार बेचने से अमेरिका में सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। वो हथियारों की बिक्री रोककर अमेरिका का नुकसान नहीं होने देंगे। मतलब बेगुनाह मरे तो मरे, अमेरिका की जेब में पैसा आता रहे। लेकिन बाइडेन ने अब ओबामा और ट्रंप दोनों की गलती सुधारी है। अपने चुनाव प्रचार के ही समय उन्होंने कहा था, अगर जीतता हूं तो यमन में इस्तेमाल के लिए सऊदी को हथियार नहीं बेचूंगा। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ये वायदा निभाया और यह भी माना कि यमन युद्ध एक मानवीय और सामरिक तबाही है। बाइडेन ने यह भी कहा कि इस युद्ध को खत्म होना होगा। इस ऐलान से उम्मीद उपजी है कि शायद अमेरिका सऊदी पर दबाव बनाकर यमन वॉर खत्म करवाने की कोशिश करे। ऐसा हुआ तो बहुत दिनों बाद दुनिया अमेरिकी पावर का एक पॉजिटिव रूप देखेगी। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी बेल्जियम से है। यहां एक अदालत ने ईरानी राजनयिक अब्दुल्लाह असदी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। असदी पर दर्ज केस जून 2018 का है। पेरिस में हुई एक रैली से जुड़ा है। इल्जाम है कि असदी इस रैली को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी की पुलिस ने मिलकर इस हमले को नाकाम कर दिया। 1979 से अब तक ये पहली बार है जब किसी ईरानी राजनयिक पर यूरोप में मुकदमा चला हो। ईरान ने फैसले की निंदा की और इसे अवैध भी बताया है। दूसरी सुर्खी है तुर्की से। यहां आंतरिक मामलों के मंत्री हैं सुलेमान सोयलू। उन्होंने कहा है कि 2016 में तुर्की के भीतर जो तख्ता पलट की कोशिश हुई उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। 15 जुलाई 2016 को कुछ सैनिकों ने राष्ट्रपति एर्दोगन को सत्ता से हटाने की नाकाम कोशिश की थी। इस घटना में करीब 250 लोग मारे गए थे। अब तक तुर्की इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन को जिम्मेदार ठहराता आया था, लेकिन अब स्टैंड बदल लिया और अमेरिका पर उंगली उठाई। अमेरिका ने जवाब में आरोपों को गलत बताया। तीसरी सुर्खी है रूस से। यहां विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी को फिर कोर्ट लाया गया। इस दफा उनकी हाजिरी लगी एक डिफेमेशन केस में। नवल्नी पर दूसरे विश्व युद्ध में शिरकत करने वाले एक आर्मी अफसर की निंदा का आरोप है। नवल्नी ने इस केस को क्रेमलिन का पीआर ट्रायल बताया। कहा कि क्रेमलिन को सुर्खियां चाहिए कि देखो देखो नवल्नी ने आर्मी वेटरन का अपमान किया। हम जानते हैं कि नवल्नी को इसी हफ्ते अपनी जो अदालत में पेशी नहीं हुई क्योंकि वो कोमा में थे और इसको उनका दोष मानकर 2 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई थी। आज की दुनियादारी में इतनी ही खबरें हैं। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना खूब ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हीं से तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और किन्हीं शामों के किस्से पैदा होते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है।
तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।